अब हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि हमने कल पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, उनके बेसिस का हमने ग्राफ पढ़ा था। आज भी हम एक ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे और कुछ थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक का नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंसी, यानी इधर हम बात करेंगे टेम्परेचर फैक्टर इफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन वाले जो मैंने फैक्टर सब पढ़ाए थे, कैटालिस्ट, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया ऑन रिएक्टेंट्स, उसके साथ साथ हमने टेम्परेचर भी पढ़ा था। तो टेम्परेचर में क्या था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। मैंने क्या बोला, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो तो पता ही है, क्योंकि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वापस में कॉलिजन करेंगे। अगर कॉलिजन अच्छा होगा यानी इफेक्टिव कॉलिजन होगा तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और जितना जल्दी और जितना ये जल्दी काम होगा, जितने अच्छे से होगा, उतनी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आज है ना हम इसको कुछ एक अलग टर्म में समझेंगे, साथ में अरेनियंस इक्वेशन भी समझेंगे। अरेनियंस इक्वेशन क्या होता है, ये हमारे इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद एक अरेनियंस इक्वेशन आएगी। अरेनियंस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी ये इक्वेशन दी थी, ये इक्वेशन हमें ड्राइव नहीं करनी, ये आगे कॉलेज वगैरह में आती है। फिलहाल हम सिर्फ ये इक्वेशन लर्न करते हैं, K इज इक्वल ए की पावर माइनस ई ए बाय RT, ठीक है। ये इक्वेशन लर्न करनी है और इसको लॉग के फॉर्मूले में पुट करके वो आगे की बात है। फिलहाल हम टेम्परेचर की देखते हैं। सो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ we will discuss more about effect on the temperature on rate of reaction and about the Arrhenius equation which gives the dependency on rate constant on absolute temperature, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि हमारा टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस, कितना भी हो सकता है, T डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन चल रही है T डिग्री सेल्सियस पे। अब मैंने क्या किया, मैं T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो इसका मतलब समझ आ रहा है, यानी पहले जो टेम्परेचर था, पहले मान लो कंसिडर कर लो हमारा 80 था, ठीक है, पहले हमारा 80 था या फिर 90 था। अब 90 में मैंने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया। कितना टाइम, जितना पहले था उससे 10 डिग्री मैंने बढ़ा दिया टेम्परेचर, 10 डिग्री बढ़ा दूंगी तो भी मान लो कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है। तो ठीक है, 90 था, अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे यानी बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। वो तो वाटर के लिए होता है, बट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी तो बढ़ जाएगी ना, ऐसा थोड़ी ना कम हो गया, ऑफकोर्स बढ़ेगी। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि एट टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस मोर मोलिक्यूल, यानी ज्यादा मॉलिक्यूल्स आर केपेबल टू ऑफ अंडरगोइंग इफेक्टिव कोलिजन। जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा देंगे तो और ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा, और कोलिजन भी कौन सा होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा। ये मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, ठीक है। कल वाले से कंपैरिजन करके चलना, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो कुछ मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है, यानी अच्छी एनर्जी है, और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उनको हमने दे दिया तो कॉलिजन वो इफेक्टिव कर रहे हैं, यानी अच्छा कॉलिजन कर लेंगे और जिससे क्या हो जाएगा, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा। कुछ मॉलिक्यूल्स के पास मान लो एनर्जी कम है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कम है, जैसे कि कल हमने वो मूवी वाला एग्जांपल लिया था। तो कुछ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कम होगी तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर पाएंगे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब तो जो जिनकी एनर्जी कम थी उनको और एनर्जी मिल जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से उनको और एनर्जी मिल जाएगी। तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने से उनको और अच्छी एनर्जी मिल गई और वो इफेक्टिव कोलिजन में आ गए। जैसे हम एक रिएक्शन हमारी प्रोसीड कर रहे हैं, अब इसको प्रैक्टिकली समझे, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री प्रैक्टिकली समझी जाती है, थ्योरेटिकल सोचने वाला नहीं रखना हमें सिर्फ। N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू NH3, हमारी ये रिएक्शन है, ठीक है। मान लो कि N2 की तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी N2 की एनर्जी अच्छी है, ये 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे प्रोसीड हो जाएगा, बट H2 की मान लो एनर्जी कम है। अब ये 10 डिग्री सेल्सियस पे प्रोडक्ट में नहीं बदल पा रहा, तो इसका जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये अमोनिया का कंप्लीटली फॉर्मेशन कर देगा। ये पॉइंट समझ आए। नेक्स्ट है द रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस एज मच हायर देन दैट एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। वो तो हमें पता है कि T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन जो मॉलिक्यूल्स की थी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ेगी तो वो कोलिजन करेंगे। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आपस में कोलिजन करेंगे, टकराव करेंगे। टकराव कौन सा होना चाहिए, इफेक्टिव होगा, तभी पुराने बॉन्ड टूटेंगे, न्यू बॉन्ड बनेंगे। सो इफेक्टिव कोलिजन, और इफेक्टिव कोलिजन अच्छे से होना चाहिए, तभी हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये मैंने जो एरो लगाया आप इधर
इंक्रीजिंग वाला साइन लगा सकते हो और इस टर्म को लिख, अगर कोई पूरा नहीं लिखना चाहता तब इतने टर्म को लिख लो, छोटे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राफ वाले मेथड की। तो ग्राफ में ये रफ कर देती हूँ क्योंकि हमें मिक्स नहीं करना। सो ग्राफिकल मेथड देखो, यहाँ पे बना दी हूँ मैं। ये है हमारा एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन या फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में मैंने ग्राफ किया है। मान लो कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से हमने इंक्रीज किया, ये T1 है, ये T1 हमारा टेम्परेचर है। कितना भी हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस से राइज होके मान लो 90 है, वही पहले वाला एग्जांपल। और ये है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला बैरियर। थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला बैरियर मतलब ये है कि इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करो, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करेंगे, इतना डेप्थ में जाके इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करेंगे तभी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में जा पाएंगे। कल वाला ग्राफ कंपेयर करके चलोगे, किसी ने कल वाला नहीं देखा है तो वो जाके देखो, और मतलब नहीं भी देखोगे तो अभी थोड़ा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके समझो। तो ये T1 वाला टेम्परेचर है, मतलब ये है कि जब आप इस बैरियर को, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है, इसके कहने का मतलब ये है कि जब अपन इसको क्रॉस करेंगे ना तभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अब मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा, अब ये T2 टेम्परेचर है, तो ये कितना है T2 टेम्परेचर, T + 10 डिग्री सेल्सियस। पहले T1 था, एनर्जी कम थी तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स जा पा रहे थे, अब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, एनर्जी बढ़ गई, कॉलिजन होगा, कौन सा कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन होगा। तो अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स इधर ये बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये होता है ना, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अभी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया और इस बैरियर को क्रॉस करके चले जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ से निकल जाएंगे। फिर से देखो मेरे बात सुनो, ये है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर। रेट ऑफ रिएक्शन वैसा होता है कि जब अपन इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करेंगे तभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा पाएंगे, और ये होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने ग्राफ में वापस से लिखा नहीं है क्योंकि थोड़ा मिक्स हो जाता है, क्योंकि पहले वाले में देखा ही था तो पता तो है ही एक्टिवेशन एनर्जी है। अब जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, टेम्परेचर बोलेगा कि 10 डिग्री सेल्सियस में बढ़ चुका होगा, तो इस बैरियर को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, अब आप सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो पहले तो सिर्फ इतना ही, ये T1 है, पहले सिर्फ इतना ही प्रोडक्ट बन रहा था, इतने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना रहे थे। अब देखो, अब ये इतना पोर्शन हमारा प्रोडक्ट का हो गया। तो अब टेम्परेचर कौन सा था, T2 > T1। T2 कौन सा है, T + 10 डिग्री सेल्सियस था, और ये T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आई जस्ट होप समझ आएगा। अब हम बात करेंगे, अब जैसा कि टेम्परेचर डिपेंडेंस के बाद हम